देखो, कल हम वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन देख रहे थे। वैदिक राजनीतिक व्यवस्था को समझ रहे थे कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर विद्यमान था। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, इसको हमने दो हिस्सों में बांट के पढ़ा है। पहले हम देख रहे हैं ऋग्वेदिक कालीन, ऋग्वेदिक राजनीतिक व्यवस्था, और फिर उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था, देखो, ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों ने जिसको हम सभ्यता कह रहे हैं उसकी स्थापना की थी, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया था। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस सारी जानकारी, जैसे ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इसके अलावा अन्य कोई है ना, तो कोई पॉलिटिकल ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जो उस किताब में लिखा है उसी के आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ क्या क्या होता था। हमने कल ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ लिया था, और यदि हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास करें कि ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, तो देखो, ये देखा था कि ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल सिंपल टाइप की थी। क्योंकि क्या है, जो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी वो थी कबीलाई संरचना। कबीला, कबीलाई संरचना। लोग, कबीला मतलब होता है लोगों का समूह, 150 लोगों का समूह है, उसको कबीला कह रहे हैं। और कबीले के लिए यहां पर क्या है, जन शब्द का उपयोग किया गया है। जन, ऋग्वेद में बहुत सारे जन थे, कुछ आर्य भी जन थे, कुछ अनार्य भी जन थे, आपस में सब संघर्षरत भी थे। ठीक है, तो ये कबीलाई संरचना थी। कबीला मतलब जन। इस जन का एक प्रमुख होता था जिसको क्या नाम दिया गया था, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, जन का प्रमुख। और ये जो कबीला था, ये देखो, कबीले को जन कह रहे हैं, यहां पर भूमि की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जो कबीले का प्रमुख है जिसको जन से गोपा कह रहे हैं, जो आगे चल के यही राजा कहलाएगा। अभी आप समझने के लिए सोच सकते हो कि जन का प्रमुख राजा, जनस्य गोपा। लेकिन ये राजा केवल और केवल क्या है, लोगों का प्रमुख था, क्षेत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी भी ये लोग खानाबदोश थे, क्षेत्र की कोई बात नहीं थी। राजा की पहचान जन से होती थी कि ये जन का प्रमुख है, मतलब ये 50 लोगों में उनका हेड है। और यहां पर यह भी बता दिया गया था कि राजा कोई आगे जो राजा होगा वैसा राजा नहीं है, वन एमंग इक्वल, मतलब समानों में एक है। जैसे कबीले रहते, कबीले, उनने कहा हमारा एक सरदार है। सरदार ऐसा नहीं है कि उन पर शासन कर रहा है, बस उसके दो काम रहते हैं कि युद्ध होगा तो वो नेतृत्व करेगा और कबीले की रक्षा करना, इसके अलावा कोई भूमिका नहीं थी। तो ये एक बिल्कुल सिंपल टाइप का था कि कबीला था और कबीले का प्रमुख जनस्य गोपा होता था। फिर ये देखा था कि ये कबीले के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं थी कि कबीला जो था जन जन विष से मिलकर बना था। विष का प्रमुख विषपति होता था, मतलब वही देश, राज्य, संभाग, जिला, तहसील, ये आज की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। उस समय ये था जन, विष, ग्राम और कुल। ये सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ा जन, लोगों का समूह। उसका जनस्य गोपा, इसका विस्पति, इसका ग्रामीण और इसका कुलपति प्रमुख होता था। फिर हमने ये देखा था कि ये जो जनस्य गोपा होता था ये वंशानुगत होता था। वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजा का लड़का ही राजा बनता था। लेकिन राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। जनस्य गोपा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। इस पर सभा और समिति का दबाव होता था। सभा और समिति का दबाव होता था। देखा था ना कि समिति का निर्वाचन करते ही राजा। अब देखो, राजा का लड़का राजा बनता है, वंशानुगत राजतंत्र है, लेकिन समिति उसको अप्रूव करेगी। वहां पे उसको, हाँ भाई ये राजा का लड़का राजा बन रहा, प्रस्ताव आएगा, समिति उसको पारित करेगी, तभी वो जनस्य गोपा बनेगा। मतलब सभा और समिति का दबाव था। राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा बहुत कमजोर और जिसको कहते हैं प्रजा हितैषी था। उसको अपने कबीले के बारे में चिंता करनी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है
ये जो राजा होता था इसका केवल दो कार्य बताए थे, दो कार्य, एक तो युद्ध के समय नेतृत्व और एक जन की रक्षा करना, अपने कबीले की रक्षा करना। चौथी बात क्या थी कि ना तो कर व्यवस्था थी, मतलब स्वैच्छिक थी कर व्यवस्था, स्वैच्छिक कर, और एकमात्र स्वैच्छिक कर था जिसको कहते थे बलि। बलि नामक एक स्वैच्छिक कर था। और जो सेना थी वो भी रेगुलर नहीं थी, बल्कि क्या थी, मिलिशिया, मतलब वही लोग इकट्ठे होते थे युद्ध के समय और बन गई सेना, परमानेंट सेना नहीं थी। राजा के पास ना तो देखो, राजा के पास ना तो सेना है ना पैसा है, क्योंकि टैक्स सिस्टम नहीं, राजा के पास पैसा कहां से आएगा, और तो और राजा के ऊपर सभा और समिति भी कंट्रोल रख रही है। तो राजा बिल्कुल ताकतवर नहीं है, राजा केवल कबीले में एक व्यक्ति है जिसको जनस्य गोपा बना दिया गया है। आगे चल के अभी देखेंगे राजा की शक्तियों में जो बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। राजा की बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि प्रजा हितैषी राजा, निरंकुश स्वेच्छाचारिता कुछ नहीं, कभी भी समिति इसको हटा देती, इसलिए वो कबीले के हिसाब से चलता है। सभा समिति विदत ये भी अपन ने देखा था, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन सब की भूमिकाएं होती हैं कि भैया राजा कुछ नहीं कर रहा, न्याय करने के लिए सभा है, सभा श्रेष्ठ जन के लोगों की संस्था थी, फिर वहां के कॉमन जो जन सामान्य से की समिति थी, ये सब यहाँ पर यही था। समिति राजा का चुनाव करती थी और लोमन का बंटवारा करती थी, और विदत भी एक संस्था थी जो सामाजिक आर्थिक निर्णय लेती थी। तो देखो मोटे तौर पे ये ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी। अब हम उत्तर ऋग्वेद काल में आते हैं, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जब ऋग्वेद की रचना की गई, उसमें हमको ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच क्या राजनीतिक परिवर्तन आया वो हम देखेंगे। देखो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमको अब कैसे मिलेगी? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, इन सब से हमको उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्योंकि यहां पर केवल ऋग्वेद लिखा गया, तो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत क्या हो गए? जो बचे हुए थे वैदिक साहित्य, मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ये सब उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत थे। सोर्स कहां से हमको जानकारी मिल रही है। दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें हमको निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही लक्षण दिखाई देते हैं। निरंतरता एवं परिवर्तन, दोनों, निरंतरता एवं परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं, या निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। कैसी निरंतरता? कंटिन्यूटी। कुछ सिस्टम ऋग्वेद से जो चला आ रहा था वो कंटिन्यू करेगा, और कुछ तत्वों में परिवर्तन होता दिखाई देगा। इसलिए हमने लिखा है कि निरंतरता एवं परिवर्तन, कुछ में कंटिन्यूटी है, कुछ एलिमेंट में कंटिन्यूटी है, और कुछ एलिमेंट बदल जाएंगे। तो हमको दोनों देखना है कि जो कंटिन्यू है वो ठीक है कि इसमें कंटिन्यूटी बनी है, और कहां कहां चेंज हुआ है ये हमको बताना है। तो देखो आपने जानकारी का स्रोत बता दिया, और फिर बता दिया कि भाई निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हमको इसको ऋग्वेदिक काल आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप उत्तर ऋग्वेदिक काल को अच्छे से बता पाओगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन हो सकता है सीधे एक साथ आएगा कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी लिखो, तो आपको एक साइड ये और एक साइड ये, दोनों आपको एक साथ बताना पड़ेगा, और केवल 50 शब्दों में ही बताना है। तो हमको दोनों ध्यान में रखना है, दोनों एक साथ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने ऋग्वेद का याद कर लिया फिर उत्तर, दोनों साथ साथ, क्योंकि दोनों साथ साथ रहेंगे ना तो पढ़ने में आसानी होगी। तो आपका पूरा ऋग्वेद बहुत आसानी से, मतलब पूरा वैदिक काल बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, और रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। अलग अलग पढ़ेंगे तो दिक्कत है। तो एक साथ पढ़ो, और
जब रिवीजन करो तब भी एक साथ पढ़ो, दिमाग में एक साथ ही होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में राजा क्या था, उत्तर वैदिक काल में राजा क्या था, ऋग्वेद काल में कर की क्या व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में कर की क्या व्यवस्था थी, ऋग्वेद में सेना की क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक में सेना की क्या स्थिति थी, ऋग्वेद में राजा की सहायता के लिए कौन से पदाधिकारी थे, उत्तर वैदिक काल में सेना राजा की सहायता के लिए कौन से पदाधिकारी थे। तो आपको क्या है, क्लियर रहेगा कि आपको 5 पॉइंट बताने हैं, तो दोनों में आप एक साथ बता दोगे, तो कम शब्दों में आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। यदि अलग अलग याद करोगे तो देखो इसमें भी अपन ने बहुत सारा पढ़ा था और इसमें भी अपन बहुत सारा पढ़ लेंगे, लेकिन लिखना तो हमको केवल 50 शब्द है। यदि 200 शब्द में आ जाता है तब बात अलग है, 200 शब्द में भी पूछ सकता है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखो या वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखो, तब आप एक एक पेज में 100 शब्दों में दोनों को आप डिटेल में बता दोगे। लेकिन हमको दोनों तैयार रखना है, 50 शब्द के हिसाब से भी और 200 वर्ड के हिसाब से भी। तो उत्तर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में हमको परिवर्तन और निरंतरता दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखो, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी और राजा वंशानुगत होता था। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था भी राजतंत्रात्मक ही थी और राजा वंशानुगत भी होता था। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र या अन्य कोई आ गया, वही था, राजा ही था और राजा वंशानुगत होता था। सभा समिति है, अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये आप समझ लो कि सिस्टम दोनों जगह राजतंत्रात्मक ही था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था की मतलब राजा तो था ही। यहां पर हमने देखा था प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन, कबीले को जन कहा गया था और बहुत सारे जन थे। यहां पर ये जन आपस में कोलैबोरेट कर जाते हैं। जो जन था ना, 2 जन आपस में जुड़ जाते हैं, कबीले आपस में जुड़ते हैं और जन मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं जनपद। यह परिवर्तन आया। यहां सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन था, यहां पर 2 जन आपस में मिल जा रहे हैं, मतलब 2 कबीले आपस में मिल जा रहे हैं। अब आपस में कबीला कैसे मिलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन दोनों मिल जाते हैं भाई। ये जनपद बनने का जो आधार था, जनपद बनने का आधार था, क्यों 2 जन आपस में मिल गए, तो देखो एक तो होता था युद्ध के द्वारा, युद्ध के द्वारा कि एक जन ने दूसरे जन पर आक्रमण किया और उसको आपस में मिला लिया, तो दोनों मिलके एक बड़ा जनपद बन गया। और एक था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी लोहे की खोज। ठीक है ना, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए। लोहे की खोज से क्या है, लोहे की कुल्हाड़ी बनाई गई, उससे जंगलों को साफ किया गया। जब जंगलों को साफ किया गया तो जो जन था वो विस्तारित होता है, बड़ा हो जाता है, उसके पास बड़ा क्षेत्र आ जाता है, तो यहां पर कृषि भी होने लगेगी। तो ले दे के क्या है, जन से एक बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद बनेगी। ये यहां पर लोहे की खोज, और वो अपन ने कल ही लिखा था कि सतपथ ब्राह्मण में विदेत माधव और गौतम राहुगण की कहानी का उल्लेख है कि जिनने आग लगाकर जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करते करते वो कहां पहुंच जाएंगे, बिहार, गंडक नदी तक पहुंच जाएंगे, तो उनका भौगोलिक विस्तार भी होगा, तो जन और जन आपस में मिलकर जनपद बन जाएंगे। तो देखो यहां पर आपको ये बताना है कि अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल इकाई क्या हो गई है, जनपद हो गई है। और देखो कुछ 1-2 उदाहरण है जो प्री में पूछ सकता है, या आप भी अपने मेंस में उदाहरण के माध्यम से ही बताओगे कि जैसे जनपद है तो 2 जनपद के हमको 2 जन के उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक जन था पुरु नामक, ये एक कबीला था पुरु, और एक जनपद था भरत। एक भरत जन कबीला था और एक पुरु जन था। ये दोनों मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं जिसका नाम था पुरु। जिसका नाम क्या था, पुरु। 2 जन पुरु और भरत मिल जाते हैं और एक बड़े जनपद का निर्माण करते हैं जिसका नाम था कुरु, कुरु जनपद। कुरु जनपद दिल्ली हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था, इन्हीं के नाम से वो कुरुक्षेत्र महाभारत की जो कहानी, वो कुरु जनपद की ही कहानी है। तो पुरु और भरत 2 कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। ऐसे एक और उदाहरण मिलता है
क्रिवी और तुर्बुश ये दो थे, क्रिवी तुर्वश, ये दोनों मिलके पांचाल जनपद का निर्माण करते हैं, पांचाल जनपद का निर्माण करते हैं। एक और था सिवी और भलानस, ये मिलकर सिवी प्लस भनाना, ये दोनों मिलकर केकई जनपद का निर्माण करते हैं, केकई जनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, पांचाल यूपी वर्तमान यदि डिस्ट्रिक्ट समझे तो बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, ये पांचाल जनपद के अंतर्गत है। केकई जनपद इधर व्यास नदी के तट पर था। ठीक है ना, तो बस आपको ये नाम याद रखने हैं। तो देखो हमने केवल 3 पॉइंट पढ़ा है अभी कि स्रोत बताने पड़ेंगे, कंटिन्यूटी और चेंजेस के लक्षण दिखाई देते हैं, और क्या बताएंगे कि जन और जन आपस में मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं, बड़ी राजनीतिक इकाई बन जाती है जनपद। अब देखो जनपद बन गया, और आप एक उदाहरण बता दो कि जैसे कुरु और क्या कहते हैं, पुरु और भरत मिलकर एक पुरु जनपद का निर्माण करते हैं, इसे एक उदाहरण लिख दिया, बात खत्म। दूसरी बात क्या है कि देखो अब जो राजनीतिक संरचना होगी, सबसे पहले आएगा जनपद, जनपद से नीचे जन, जन से नीचे विश, विश से नीचे ग्राम, और ग्राम से नीचे कुल। ये ऋग्वैदिक काल में केवल इतना था। उत्तर वैदिक काल में जन के ऊपर एक और इकाई आ गई जनपद, मतलब 2 जन मिल गए, बड़ा है। ठीक है, तो ये आप जन से जनपद की कहानी आपने बता दी। अब देखो जब जन का प्रमुख होता था जनस्य गोपा, जन के प्रमुख को क्या कहते हैं, जनस्य गोपा। इधर अब जब जो जनपद होगा, जनपद के प्रमुख को जनस्य गोपा ना कहकर कुछ और कहा जाएगा, और जो जनस्य गोपा की जगह जो शब्द यूज किया जा रहा है, उसी शब्द से समझ आ जाएगा कि राजा की ताकत में अब वृद्धि हो गई। ये जो जनपद है ना, इसका जो प्रमुख है, यहां पर ऋग्वैदिक में जो जन का प्रमुख था जनस्य गोपा, यहां पर अब भूपति कहा जा रहा है राजा को, भूपति, भूपति शब्द यूज किया जा रहा है, या फिर सर्वभूपति, सर्वजननी, ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, सर्वजननी, सर्वभूपति, सर्वजननी, सर्वभूपति। राजा के लिए अलग अलग उपाधियों का प्रचलन हो गया। साउथ के राजा अलग उपाधि धारण कर रहे हैं, ईस्ट के अलग, वेस्ट के अलग। जो दक्षिण में जो राजा थे वो भोज की उपाधि धारण करने लगे, भोज, दक्षिण में राजा लोग भोज की उपाधि धारण करने लगे। उत्तर के राजा विराट की उपाधि धारण करने लगे, विराट। जो पश्चिम है, पश्चिम के राजा स्वराट की उपाधि धारण करते थे, स्वराट, स्वराज नहीं, स्वराट, स्वराट। और जो पूर्व के राजा थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते हैं, पूर्व में सम्राट, पूर्व में सम्राट। ठीक है, तो देखो राजा अब जो जनपद का प्रमुख था वो भूपति कहलाया। भूपति मतलब समझ रहे ना, भू मतलब जमीन, और पति मतलब उसका मालिक, भूमि। यहां पर जनस्य गोपा, जन, जन का प्रमुख होता था, मतलब लोगों का प्रमुख होता था, लेकिन यहां पर जो राजा है वो भूमि का प्रमुख हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो राजा है वो क्षेत्र आधारित हो गया। राजा कैसा हो गया, क्षेत्र आधारित। हमने कहा कि कुरु जनपद, तो कुरु जनपद का हमने क्षेत्र बता दिया, दिल्ली और हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र था वहां पर कुरु जनपद था। लेकिन यहां पर जन, जैसे यहां पर था भरत जन कबीला, किस क्षेत्र का था, भरत जन कबीले का कोई क्षेत्र नहीं था, क्योंकि वो तो क्या है, कबीला था, वो मूव करते रहते थे, कभी इधर रह रहे, कभी इधर रह रहे। लेकिन यहां पर स्थायी, तो
जो जनपद है, कई जनपद है तो उसकी क्षेत्र अलग है। राजा अब क्षेत्र आधारित हो गया। बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं राजा, सम्राट, एकराट, भोज, स्वराट, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे राजा। ठीक है ना, मतलब देखो नाम ही है सर्वजननी, सर्वभूपति, स्वराट, एकराट, जो सब कुछ जीत ले, इस टाइप की बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने लगे। राजा अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए, राजा अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए, राजा अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए कि मैं विशेष हूं, राजा हूं, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। अलग अलग यज्ञ करने लगे, अलग अलग यज्ञ करने लगे। मतलब राजा अब बड़े बड़े, राजा का राज्याभिषेक हो रहा है तो राजसु यज्ञ होगा। अब राजसु यज्ञ होगा तो उन्होंने कहा भैया 50 नदियों का जल इकट्ठा करके लाओ, और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन, ताकि लोगों को लगे कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तब तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। मतलब देखो अब यहां पर जो राजा था ना, ऋग्वेद काल का जो राजा जनस्य गोपा, कुछ नहीं था, कोई वो वन एमंग इक्वल है, समानों में एक है, कि कबीला है, कबीले का एक व्यक्ति जनस्य गोपा बन गया, कुछ। यहाँ पर जो राजा है अपने आप को विशेष बता रहा है कि राजसु यज्ञ हो रहा है, अब मैं गद्दी पर बैठूंगा, मतलब मेरे में कुछ दिव्य शक्ति आ गई, क्योंकि मैंने राजसु यज्ञ करवाया। फिर वो वाजपेयी यज्ञ करवाएगा, फिर अश्वमेध यज्ञ कराएगा, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, साल भर यज्ञ ही चल रहा है। तो लोग समझने लगते हैं कि नहीं भैया, राजा ने बड़ा यज्ञ कराया है, मतलब उसमें कुछ विशेष शक्ति आ गई। तो ये राजा क्यों करा रहा है? ताकि राजा अपना महत्व बढ़ा सके। और तब से लेके देखो आज तक राजा इसी टाइप के कार्यक्रम करता है, धार्मिक कार्यक्रम करता है, ताकि उसकी महत्ता बढ़े। तो राजा अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए राजसु यज्ञ कराने लगा, बड़े बड़े यज्ञ कराने लगा, ताकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बने। अब देखो जन से मिलकर जनपद बना, जनपद का प्रमुख भूपति, सर्वजननी, सर्वभूपति, स्वराट, एकराट, सम्राट, कुछ भी है। राजा बड़े बड़े यज्ञ करा रहा है, बड़ी बड़ी उपाधि धारण कर रहा है। ये उपाधि क्यों धारण की जाती? उपाधि भी इसलिए धारण की जाती ताकि लगे। अब उन्होंने कहा राजा हम फलाने जगह के राजा नहीं, हम वहां लाने जगह के सम्राट हैं, हम एकराट हैं, भोज है, लगेगा कि हमने सब जीत लिया। भले जीता नहीं जीता है, लेकिन उपाधि तो लगना चाहिए ना, कि भारी भरकम उपाधि। अब देखो ये यहां से शुरू हो रहा है, आगे जैसे जैसे राजा है ना, और उपाधियां बढ़ते जाएंगी, और बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने लगेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि राजा कहेगा हम ही देवता हैं। राजा क्या कहेगा? हम ही भगवान हैं, या उस भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम। भगवान जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे राजा कुछ नहीं था, यहाँ पे राजा थोड़ा सा बढ़ता है, अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाता है, कि लोग मेरे को सीरियस ले, समझे, मेरे को वजनदारी आए, केवल वजनदारी के लिए था और कुछ नहीं था। राजा क्षेत्र आधारित हो गया था, राजा का महत्व निश्चित रूप से बढ़ा था, और राजा की शक्तियां भी बढ़ी थी। इसके मुकाबले इधर राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी, लेकिन अभी भी राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। याद रखना, आप ये बताओगे कि जो जनपद का प्रमुख है उसकी शक्ति जनस्य गोपा के प्रमुख या जनस्य गोपा से अधिक थी, लेकिन राजा अभी भी स्वेच्छाचारी नहीं था, अभी भी राजा निरंकुश नहीं था, अभी भी राजा प्रजा हितैषी ही बना रहा, क्योंकि सभा और समिति का अस्तित्व तो अभी भी था। हालांकि उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया था, लेकिन उनका अस्तित्व तो अभी भी बना हुआ था। ठीक है ना, मतलब आप ये बताओगे कि राजा प्रजा हितैषी था, हितैषी, यद्यपि उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई, यद्यपि उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई, यद्यपि उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई, यद्यपि मतलब इधर इसकी तुलना में उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। सभा और समिति का अस्तित्व था, मतलब अभी भी सभा और समिति थोड़ा ना थोड़ा राजा को कंट्रोल कर रही है, लेकिन राजा स्वेच्छिक और निरंकुश नहीं हो पाया।
और याद रखो, राजा स्वैच्छिक निरंकुश तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसके पास रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं आएगा और रेगुलर सेना नहीं आएगी। भाई राजा ताकतवर बनने के लिए दो चीज चाहिए, पैसा और सेना। पैसा रहेगा तो सैनिकों को तनख्वाह देगा, अभी तो पैसे ही नहीं उसके पास, तो सैनिक भी नहीं है, और सैनिक भी नहीं है तो राजा को युद्ध लड़ना है तो उसको लोगों को बुलाना पड़ेगा कि चलो भैया अपन को युद्ध लड़ना है, लोग इकट्ठा हो। अब राजा उनकी नहीं सुनेगा तो युद्ध करने कोई आएगा ही नहीं। तो राजा ताकतवर तब तक नहीं बनेगा जब तक टैक्स सिस्टम रेगुलर नहीं होगा, और यहाँ पे अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तो अपन को बस इतना ही समझना है कि राजा निरंकुश नहीं था, राजा स्वेच्छाचारी नहीं था, बल्कि राजा क्या है, अभी भी प्रजा हितैषी बना रहा, सभा समिति का अस्तित्व था, थोड़ा बहुत नियंत्रण उसका राजा पर उन समितियों का रहा। अब यहां पर राजा की मदद के लिए कुछ अधिकारी थे, राजा की मदद के लिए, राजा की मदद के लिए कुछ अधिकारियों थे, और यहां पर उन अधिकारियों के लिए एक शब्द यूज किया गया है, रत्निन। राजा की मदद के लिए अधिकारियों के समूह को क्या कहते थे, रत्निन कहते थे। यहां पे कोई शब्द नहीं था राजा की सहायता के लिए, अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन अब इसको जिसको तुम मंत्री परिषद कह रहे हैं ना, तो समझ लो मंत्री परिषद की जगह वहां पे क्या शब्द यूज किया जा रहा है, रत्निन। और ये जो रत्निन लोग होते थे उच्च कुल के होते थे, उच्च कुल, कान में रत्न धारण करते थे, कान में रत्न धारण करते थे, ठीक है ना। और कुल 12 रत्निन का उल्लेख मिलता है, 12 अधिकारी। अब देखो कुछ तो कंटिन्यू करते हैं कि जैसे राजा का प्रमुख अधिकारी, वहां भी पुरोहित था, यहां भी पुरोहित है, सेनानी है, पुरोहित है, सेनानी, वो तो यहां पर भी थे। एक नए रत्निन का उल्लेख मिलता है, महिषी। क्या मिलता है, महिषी। और महिषी मतलब होता है पटरानी, राजा की वाइफ, राजा की वाइफ। अब देखो रत्निन में शामिल होगी, प्रमुख अधिकारी होगी पटरानी। फिर एक और रत्निन था, युवराज, और युवराज तो आप जानते ही हो, राजा का लड़का। फिर एक और अधिकारी मिलता है, ग्रामीणी, ग्रामीणी। फिर संग्रहिता, एक रत्निन था, संग्रहिता। संग्रहिता मतलब होता था कोष का अध्यक्ष, जो रेवेन्यू होता है उसका अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष। संग्रहिता। और एक और महत्वपूर्ण अधिकारी मिलता है, भागदूत, भागदूत। भागदूत मतलब होता है कर संग्राहक, कर संग्राहक, कर संग्राहक, कर को टैक्स कलेक्टर, संग्रहिता, कर संग्राहक, कोषाध्यक्ष। अब देखो अलग अलग किताब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, किसी किताब में भागदूत को कोषाध्यक्ष कहा गया है और किसी किताब में संग्राहक को कर संग्राहक कहा गया है, ठीक है ना। तो वो देख लेना पेपर में अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि दोनों में, कई किताबों में संग्रहिता सबसे शब्द सही लग रहा है कि कर इकट्ठा करने वाला, लेकिन कई किताब कह रहे हैं कि संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कह रहे हैं, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं कई बार, पेपर में क्वेश्चन देख के समझ लेना। फिर एक अधिकारी था, अक्षवाप, अक्षवाप। अक्षवाप किसके लिए यूज किया गया है, राजा का जुआ में सहयोगी, राजा का जुआ में सहयोगी। मतलब समझ रहे ना, जुआ खेलने बैठेगा राजा तो पास से कौन चलेगा, राजा थोड़ी चलेगा, राजा का अक्षवाप, एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। फिर एक अधिकारी था, पालागल, पालागल, पालागल मतलब विदूषक, राजा का मनोरंजन करेगा, हंसाएगा, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, पालागल, राजा को हंसाने वाला। और एक था गोवी कर्तन, गोवी कर्तन। गोवी कर्तन क्या है,
गोभी कर्तन है शिकार खेलने में मदद करने वाला। शिकार खेलने में मदद करने वाला। शिकार खेलने में मदद करने वाला। ठीक है, तो ये इस टाइप के रत्निन थे। 12 अधिकारी देखने को मिलते हैं जो राजा की सहायता करते थे राजव्यवस्था के संचालन करने में। अब देखो इन अधिकारियों को आप देखोगे, एक रथकार भी होता था। रथकार, रथ बनाने वाला, वो भी रत्निन में शामिल था। संग्रहित, भागदूत, अक्षवा, पालाकल, गोभी कर्तन। अब देखो इन 12 रत्निन को आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी राजा का, ये भी राजा का लड़का, युवराज हो गया। गोभी कर्तन राजा को शिकार खेलने में सहायता करता है। पालागल राजा को हंसा रहा है। रथकार राजा के लिए रथ बना रहा है। अक्षवा राजा को जुआ खेलने में, मतलब देखो 12 रत्न में तो 6 तो राजा की सहयोगी है कि केवल राजा के मनोरंजन के लिए रखे या राजा की सहायता के लिए रखे गए। मतलब निश्चित रूप से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई है। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि ये रत्न को हमको देख के लग रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना कि राजा अभी भी स्वैच्छिक और निरंकुश नहीं था। इन रत्न के बावजूद राजा, याद रखना, राजा तब तक स्वैच्छिक और निरंकुश, जैसे आपने पूछे कि उत्तर वैदिक काल में राजा क्यों प्रजा हितैषी बना रहा। देखो राजा कभी प्रजा हितैषी नहीं होते हैं, मजबूरी होती है। इधर राजा प्रजा हितैषी क्यों है? क्योंकि राजा के पास नियमित सेना नहीं है। ये 3 बात याद रखना, नियमित कर व्यवस्था, नियमित कर व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक राजा कुछ नहीं कर पाएगा, और नियमित सेना, ये दोनों जब तक राजा, और इस काल में राजा के पास दोनों नहीं है। रेगुलर टैक्स सिस्टम अभी भी नहीं आया, हालांकि कुछ आ गया है लेकिन वो बहुत कम है। बहुत कम है मतलब क्या है, 1/6 हिस्सा या 1 या आय का 16वां भाग दिया जाता था, वो बहुत कम था। मतलब नियमित कर तो आ गए थे लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कर व्यवस्था उस रूप में नहीं थे और नियमित सेना भी नहीं थी, और थोड़ा बहुत सभा समिति का अस्तित्व भी बना हुआ था। तो ये भी निरंकुश नहीं होने दे रहे थे। सभा समिति का अस्तित्व भी बना हुआ था, इसलिए निरंकुश नहीं होने दे रहे थे। अब देखो समय के साथ साथ क्या है, ये भी खत्म हो जाएंगे, नियमित सेना आ जाएगी और कर व्यवस्था भी रेगुलेट हो जाएगी, भारी कर इकट्ठा होने लगेगा। अब राजा गर्रा जाएगा फिर, और राजा फिर क्या है, निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं था। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर ऋग्वेद काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई है। राजा की सहायता के लिए 12 रत्निन थे, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, और निरंकुश नहीं होने का बड़ा कारण ये था कि टैक्स सिस्टम में रेगुलरिटी नहीं थी और सेना भी रेगुलर नहीं थी, और सभा और समिति का अस्तित्व अभी भी बना हुआ था। ठीक है, बाकी बता दिया, जनपद जन वो तो वही सिस्टम था। फिर कर व्यवस्था देख लेते हैं। कर व्यवस्था देखो, यहां पर कर व्यवस्था स्वैच्छिक थी और एक बलि नामक कर दिया जाता था और राजा को गिफ्ट के रूप में दिया गया। ठीक है ना। इस काल में कर व्यवस्था नियमित होती है। कर व्यवस्था नियमित होती है और कुल उपज का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा या उपज का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। उपज का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो कर व्यवस्था के संदर्भ में यह है कि कर व्यवस्था नियमित तो हो गई थी लेकिन बहुत कम कर की प्राप्ति होती थी, राजा के पास पैसा है नहीं। ठीक है, भाग और शुल्क, भाग व शुल्क, ये 2 करों का भी उल्लेख देखने को मिलता है जो अन्न व पशु के रूप में प्राप्त होता था। या तो अन्न के रूप में ले लो या पशु के रूप में, अन्न के रूप में ले लो या पशु के रूप में। ठीक है, कर व्यवस्था नियमित हो गई थी लेकिन पहले बताया बहुत कम है। इसलिए क्या है
कर इतना कम था कि राजा के पास पैसे, क्योंकि देखो अभी उपज ही बहुत कम होती थी, क्योंकि अभी इनको कृषि कर रहे हैं लेकिन कृषि की इनको सही से जानकारी नहीं है कि हल चला के फसल उगा लो, इससे कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत कृषि होती थी। अब जब कृषि ही थोड़ी बहुत होगी, उसका एक बार 16वां हिस्सा टैक्स के रूप में ले जाएगा तो क्या ही राजा के पास पहुंचेगा। और अंत में यह बताना पड़ेगा कि सभा और समिति बसती है, संस्था के नाम पर सभा एवं समिति, ये दोनों बसती हैं। विदत सब समाप्त हो गई और समिति की महत्ता में कमी आती है। समिति की महत्ता में कमी आती है, यह महत्वपूर्ण है। समिति ही देखो राजा का निर्वाचन करती थी, लोमन का बंटवारा करती थी। सभा तो श्रेष्ठ लोगों की सभा थी, सभा यहां पर बनी रही, सभा का अस्तित्व भी था, सभा की ताकत भी थी। समिति का अस्तित्व तो है लेकिन समिति की ताकत खत्म हो गई। अब मतलब वो राजा का निर्वाचन करने में उतनी ताकत नहीं बढ़ रही रहेगी कि राजा का निर्वाचन कर दे या राजा को समाप्त कर दे, ठीक है ना। तो समिति की महत्ता में हमको कमी देखने को मिलती है। ये उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी। बाकी देखो सैन्य प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न्याय प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैन्य प्रशासन यहां पर भी स्टेब्लिश नहीं था, यहां पर भी स्टेब्लिश नहीं था। न्याय सिस्टम यहां पर भी स्टेब्लिश नहीं था, यहां पर भी स्टेब्लिश नहीं था। वही राजा पुरोहित मिलकर करते थे, यहां भी राजा पुरोहित मिलकर कर रहे हैं। सभा की थोड़ी बहुत भूमिका होती थी, ठीक है ना। तो ये ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी। तो देखो आपको वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखनी होगी तो आप इसी रूप में लिखोगे एक साथ दोनों को, और कोशिश ये करो कि दोनों में क्या है कॉमन पॉइंट बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों में कॉमन पॉइंट बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर ऋग्वैदिक कालीन, तो आप दोनों की शुरुआत इस रूप में करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और उस ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में हम ये बताएंगे कि भाई इधर क्या बताया गया था कि कबीलाई संरचना है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और जन। कबीले का सबसे बड़ी इकाई थी जन, जन से मिलकर विश्व, जन के बाद विश्व थी, विश्व के बाद ग्राम थी और ग्राम के बाद कुल, ठीक है। और यहां पर भी यही यही शुरुआत करेंगे कि उत्तर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमको अन्य ग्रंथों से मिलती है, और यहाँ पर परिवर्तन निरंतरता के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु अब क्या है जन और जन मिलकर जनपद बन गए थे, और जनपद से फिर क्या है जन, विश्व, ग्राम और कुल। अब देखो इधर भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल है, इधर भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इकाई जनपद हो गई और यहाँ पर जनपद, यहाँ पर जन थी। तो ये कुछ परिवर्तन भी दिखा और कुछ में निरंतरता भी थी। दूसरा यहां पर राजा की स्थिति, राजा की स्थिति में अंतर आता है। यहां पर राजा की स्थिति क्या है बहुत कमजोर थी। राजा के केवल क्या थे, राजा कबीले की रक्षा करता था और युद्ध में नेतृत्व, और राजा जन आधारित होता था। राजा की पहचान उसके जन से होती थी, राजा कमजोर था। अब यहां पर राजा क्या हो गया भूपति, और राजा हो गया क्षेत्र आधारित, क्षेत्र आधारित राजा हो गया। मतलब यहां पर जनजातीय ढांचा है, कबीलाई संरचना पे है, यहां पर जनजातीय संरचना टूट रही है, और आप ये कह सकते हो क्षेत्र आधारित राज्यों का उदय। ये जो क्षेत्र आधारित है ना, अब राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्र आधारित राज्यों का उदय। कबीलाई संरचना टूटी, यहां पे कबीलाई संरचना थी, यहां पे कबीलाई संरचना टूट जाएगी, ये परिवर्तन देखने को मिला। फिर यहां पे तीसरा पॉइंट बताओगे राजा के सहयोगी। यहां पे राजा के सहयोगी हमने देखा था ब्राजपति होता था, पुरोहित होता था। यहां पे राजा के सहयोगी कौन आ गए, 12 रत्न इनका उल्लेख देखने को मिलता, 12 रत्न इनका उल्लेख मिलता है। यहां पर जो टैक्स सिस्टम था स्वैच्छिक था, और केवल एक कर लिया जाता था स्वैच्छिक, बलि नामक कर। यहां पर क्या है नियमित कर व्यवस्था आ गई, नियमित कर व्यवस्था आ गई। भाग और शुल्क देखने को मिलते हैं, भाग व शुल्क, भाग व शुल्क। यहां पर संस्थाएं,
संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभा थी, समिति थी, विदत थी, ये और गण का उल्लेख भी देखने को मिलता है। यहां पर संस्थाओं की संख्या कम हो जाती है, केवल दो बचती हैं, सभा और समिति। उसमें भी बताओगे कि समिति की महत्ता कम हो जाती है, समिति की महत्ता कम हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब देखो, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखो, 50 शब्द में भी पूछ सकता है, 200 शब्द में भी पूछ सकता है। आपको ऐसा उसको समझना है, दिमाग में बिठाना है कि क्वेश्चन 50 शब्द में भी हम अच्छा लिख पाए और 200 शब्द में भी अच्छा लिख पाए। क्वेश्चन ये तो सीधा सीधा हो गया। अलग अलग भी पूछ सकता है कि केवल पूछ ले कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था समझाइए, तो केवल अपन को ऋग्वैदिक कालीन बताना है। अलग से केवल इतना ही पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना को समझाइए, तो केवल उत्तर वैदिक कालीन लिखना है। वो क्वेश्चन इस रूप में भी पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों को चिन्हित कीजिए। ऋग्वैदिक काल से उत्तर ऋग्वैदिक काल में आए राजनीतिक संरचना में परिवर्तनों को चिन्हित कीजिए। अब मतलब वो सीधे सीधे अंतर पूछ रहा है कि कौन कौन से परिवर्तन आए। तो अब आप लोगों को लिखना मतलब मटेरियल यही है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। परिवर्तन आए तो यहां बता देंगे कि भैया यहां पर जन होता था और अब यहां जन और जन मिलकर जनपद बन गए, जैसे कुरु और भरत मिलकर कुरु जनपद बन गया। तो इस टाइप से आपको परिवर्तनों को समझाना है। वो क्वेश्चन इस रूप में ही पूछ सकता है कि उत्तर ऋग्वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में समानता और अंतर के लक्षणों को बताइए। समानता भी बताना है और अंतर के लक्षण भी बताना है। तो समानता क्या बता देंगे कि यहां भी राजतंत्रात्मक है, यहां भी राजतंत्रात्मक समानता है। यहां पर भी नियमित सेना नहीं है, यहां पर भी नियमित सेना नहीं है। यहां पर भी न्याय प्रशासन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, यहां पर भी न्याय प्रशासन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहां पर भी राजा वंशानुगत है, यहां पर भी राजा वंशानुगत है। तो हम क्या है, सिमिलरिटी बता देंगे और डिफरेंस तो आप जान ही रहे हो कि यहां पर राजा जन आधारित है, यहां पर राजा क्षेत्र आधारित। कबीलाई यहाँ पे कबीलाई संरचना है, यहाँ पर क्षेत्र आधारित राजाओं का या राज्यों का उदय होगा। यहाँ पे राजा की सहायता के लिए कुछ और लोग थे, यहाँ पे 12 रथ लगाए जाते हैं। यहाँ पे कर नियमित नहीं था, यहाँ पर कर नियमित हो गया। संस्थाओं की संख्या और ताकत यहाँ पर अधिक थी, यहाँ पर कम। तो ये ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो देखो, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, एक बार यदि दिमाग में बैठ गया तो कैसा भी आंसर आप लिखने की स्थिति में रहोगे। उसको हमको ऐसा याद नहीं करना है कि हमको याद कर लिया, कुछ भी आपको ये टॉपिक आपने पढ़ा है, क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा, कैसा भी शब्दों को ऊपर नीचे करके पूछे, आप उसको लिखने की स्थिति में रहो। क्योंकि आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी और कैसा परिवर्तन आया, बस इतना ही है। देखो, भले हमको 2 घंटे लगे इसको पढ़ने में, लेकिन आपको लिखने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे लिख देना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरे वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझने और समझाने में, ठीक है। तो देखो, ये राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट होती है। अब हम इस वैदिक काल की